अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात होती है कुछ ख़बरों के हवाले से, कुछ आम मामलात पर गुफ्तगू करते हैं। समाजी मसाइल हों, माशी मसाइल हों, माशरती मसाइल हों, किसी भी नौइयत के मसाइल हों, प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। और आजकल बात हो रही है कुछ सियासी मामलात के हवाले से। और आज क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर गुफ्तगू करनी ज़रूरी है, ख़ास तौर पे इस वक्त जो सियासी जोड़ तोड़ हो रही है, जो सियासी गहमा गहमी है, ये किस चीज़ का इशारा कर रही है। और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा और अहम मसला है, बढ़ती हुई महंगाई, शुरू दिन से इस हवाले से बात हो रही है। इसके ऊपर हुकूमत की अभी तक कोई तवज्जो नज़र नहीं आती और हर गुज़रते दिन के साथ एक आम आदमी की मुश्किलात और मसाइल में इजाफा हो रहा है। तो अब हुकूमत को फ़िक्र लाहक है कि जो सियासी मामला तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पर अपोजिशन की जानिब से मिलना मिलाना हो रहा है, इत्तेहादियों से भी मुलाकातें हो रही हैं, ये सब, इसकी वजह क्या है और क्यों इसमें इतनी तेज़ी आई है। तो ये आजकल ऐसा मामला है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं दिन गुफ्तगू हो रही है और साथ साथ अब एक नई बहस जो है वो ज़ोर पकड़ चुकी है कि अगर ये निज़ाम पार्लिमानी निज़ाम नहीं रहता, सदारती निज़ाम को लाया जाएगा तो क्या मसाइल हल हो सकेंगे। ये एक ऐसा मामला बन चुका है कि जिसके ऊपर अब आजकल आप देख रहे हैं कि ज़्यादा बात हो रही है। बहरहाल जी, हुकूमत के लिए मुश्किल वक्त है। एक एक करके जो नुमाइंदे हैं हुकूमती टीम में मौजूद लोग हैं, पाबंदियाँ भी लग रही हैं, नाअहल भी करार दिए जा रहे हैं। आज भी एक बड़ा अहम केस है जिसका फ़ैसला कुछ देर बाद होने वाला है। एक साबिक वफाकी वज़ीर, उनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला आज मुतवक्के है, उनका तफसीली फ़ैसला आज जारी किया जा रहा है। और देखना ये होगा इससे पहले कि उनके ऊपर पाबंदी लग चुकी है और अब तफसीली फ़ैसले में क्या आता है, इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। लेकिन बात होगी थोड़ी सी कुछ अवामी मसाइल के हवाले से। देखने वाले बहुत सारे पैगाम भेज रहे हैं और आजकल क्योंकि सर्वेस का दौर है, मुख्तलिफ सर्वेस कंडक्ट किए जा रहे हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से, तो सब में यही चीज़ सामने आ रही है कि जो लोग हैं, नुमाइंदे हैं किसी भी सियासी जमात के, वो बहुत बुरी तरह मायूस हो चुके हैं। हुकूमत में बैठे हुए लोग भी अब इस बारे में बात कर रहे हैं कि ये जो गिरावट आई है हर एतबार से, सियासी हवाले से, माशी हवाले से या दीगर मामलात में भी कोई खातिर खा इक़दाम नहीं किए गए। कुछ देर पहले मैं देख रहा था, बात हो रही थी कुछ रोज़गार के हवाले से, वो एक रोज़गार प्रोग्राम एक शुरू किया गया था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कुछ अमल दरामद शायद सच नहीं हो सका। ये भी हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला है क्योंकि दावे बहुत बुलंद बांग किए थे, घरों के हवाले से लोगों को घर दिए जाएंगे, रोज़गार दिया जाएगा, वो सब जो है वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं उसमें डिलीवर करने में। बहरहाल तमाम मामलात पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, बिला ताख़ीर उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। आज के जो पहले हमारे मेहमान हैं सलमान बेग साहब, तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरा हमारे मेहमान नईम अमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, उन्हें भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका नईम अमान साहब। जी सलमान बेग साहब, पहले तो ये बताइए कि ये जो इब्तिदाइया में जिन चीज़ों का तस्करा किया गया है आप कुल्ली तौर पर इससे मुत्तफ़िक हैं? ख़ास तौर पे ये जो वादे किए गए थे जिनका बार बार तस्करा इसलिए ज़रूरी होता है कि माजी में भी यही सब कुछ होता रहा है, ऐसे नहीं है। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि सूरत हाल को बहुत ज़्यादा बेहतर हो, लेकिन कभी भी किसी हुकूमत ने, किसी भी सियासी जमात ने शायद इतने बुलंद व बांग दावे नहीं किए थे जितने मौजूदा हुकूमत ने किए। और अब इसमें जो नाकामी हो रही है और उसके ऊपर सवाल उठ रहा है, तो बड़ा हैरान कुन आप समझ लें कि उनका रवैया है और जिस तरह से चीज़ों का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं वो सब के लिए बड़ा हैरान कुन है। फरमाइए क्या कहना चाहेंगे बहुत इस शुक्रिया हवाले से। से मुझे इन्वाइट करने का। सबसे पहले तो हमें ये मायूस नहीं होना चाहिए एज अ कौम। जिस कठिन मसले से ये कौम गुजर रही है, ये कोविड के बाद ये 2 साल जो हुआ है, उससे पहले का पीरियड ले लें आप, उसके पीरियड पहले के पीरियड में देखें, तसलसल था महंगाई का, तसलसल था गिरावट का। ठीक है। आ, अवाम वैसे ही रो रही थी, जॉब्स नहीं थी पहले से। अगर पहले जॉब्स होती तो इतनी परेशानी नहीं मिलती। ठीक है। जिस तरह से हैंडल की जाती है चीज़ें, उस तरह से उसको मेंटेन किया था या उसको कंटेन किया था, जिस तरह भी चला निज़ाम। लेकिन मसाइल दुनिया पे आए, ठीक है। इस हमारे पाकिस्तान पे नहीं आए, पूरी दुनिया पे मसाइल आए, महंगाई बड़ी दुनिया में। और घर पे रह के लोग बेरोजगार भी हुए और लोगों पे कर्जा भी चढ़ा। ठीक है। तो जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं, अभी 3 2 3 महीने हुए हैं, अभी भी कोविड चल रहा है, ऐसा नहीं कि कोविड नहीं है।
मैं अभी मिसाल दूंगा, मेरे घर में एक आंटी हैं, उनकी अभी ट्रैवल करके आई है, उनको कोविड हो गया, वहाँ से अल्लाह सही खैर थी, यहाँ करे। पहुंची 2 दिन में फ्री हैं और आज घर बैठी नहीं, अब इनको पॉजिटिव आ गया उनका। ठीक है। ये चीज़ें देखिए, ये चीज़ें दुनिया के हमारे साथ हैं, इतना बड़ा मेगा सिटी है, इस मेगा सिटी के अंदर ये प्रॉब्लम्स, देखिए ये प्रॉब्लम्स आम है, क्योंकि अब महंगाई ने आप महंगाई और पिछली के आप एक घर में कमाने वाला और 10 खाने वाले, तो वो प्रॉब्लम बेजर है। ये कि फेलियर्स की गवर्नमेंट का टोटल फेलियर्स उसको नहीं कह सकता अच्छा, फेलियर्स, टोटल फेलियर नहीं है। टोटल फेलियर्स नहीं है, लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस फर्स्ट था इनका, जॉब्स के वादे किए, अब निज़ाम ऐसा है कि वो जॉब फेडरल के पास होती ही नहीं है इतनी ज़्यादा, सूबों के पास जॉब्स होती हैं, ठीक अब है। सूबे जॉब्स ना दें, फैक्ट्रीज वाले जॉब ना दें, बहुत सारी मिसाल मेरे सामने ऐसी कि लोग आज के लोग क्या कर रहे हैं कि 50+ या 50 के आसपास लोगों को जॉब नहीं मिल रही आप फैक्ट्रियों में। हुकूमत का कितना हिस्सा रहे हैं? देखिए, मैं हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको मैं ये कैसे पता चला कि वफाक के पास जॉब्स नहीं होती और सूबों के पास जॉब्स होती हैं? एक एनालिसिस कर सकते हैं एनालिसिस कर सकते हैं ना। जॉब्स की जो आपकी वैकेंसीज आती हैं, तो तो इन्होंने हुकूमत में आने से पहले एनालिसिस नहीं किया? नहीं नहीं, देखिए, ड्यूटीज जितनी भी जॉब्स होती हैं वो डिवाइड होती हैं सूबों के साथ, ये ठीक तो है। मुझे और आपको पता है, मेरे और अब आपके इल्म में था, और इससे पहले भी ये बात तय थी कि ये जॉब्स होती है प्राइवेट सेक्टर क्रिएट करता है, ये सबको इल्म था। तो दावा क्यों किया गया, लेकिन सवाल ये देखिए, कर रहा हूँ। अगर हम शहर के हिसाब से तनासुब देखें, शहर में जो जॉब्स अगर दी जाती हैं वो इंटीरियर्स की वैकेंसी ज़्यादा होती है, उसमें 2%, 3%, 5% होती है सिटी की, उसमें भी सिलेक्टेड लोग सेलेक्ट कर दिए जाते हैं। मैं उस हम तरह मैं इसमें उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि जॉब क्रिएशन कहाँ से होती है, बुनियादी सवाल है। जॉब, देखिए, प्राइवेट सेक्टर जब ग्रो करेगा तब हैं, जॉब्स क्रिएट करेगा डेफिनेटली ना। प्राइवेट सेक्टर्स। फिर अब प्राइवेट सेक्टर्स में चूज एंड पिक भी आ गया है, कोविड के बाद एज फैक्टर्स भी आ गया कि 50+ के लोगों को लोग ले ही नहीं रहे, एक जगह से निकला तो बेचारा जॉबलेस बैठा है। मेरे सामने मिसालें ऐसी हैं, 2-2, 3-3 साल से लोग जो सीनियर पोस्टों पे थे, उनकी एक ठीक जॉब है। गई है, किसी रीजन से भी गई है, उसके बाद उनको जॉब नहीं मिल रही, बिकॉज जहाँ जाए वो कोविड है, आपकी उनका सीवी देखा उनका, आपसे सब 50+ है, कोविड का खतरा है, ये वो माजत कर लिए, उनको सीवी उनको वापस कर दिया। तो ये फैक्टर्स भी, क्योंकि वाकई सीरियस मसला है कि अवर एज या एज जो फैक्टर्स हैं, जो रिस्की लाइफ है, वो 50 के बाद प्लस लोगों की ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वो यंगस्टर्स को ज़्यादा रख रहे हैं निस्बतन कि आपके मिडिल एज या ऊपर के एज को, ये जॉब उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जिनके पास दूसरे सेक्टर्स में जॉब्स हैं उनको तो मसला नहीं है, लेकिन फैक्ट्री लेवल पे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ रहा है, क्रिएट हो रहा है कि जो एज जिनकी ज़्यादा हो जाती है उनको जॉब्स नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ पे ये कहना कि दूसरे प्राइवेट सेक्टर्स के अलावा भी आप जॉब सेल्फ बिजनेस कर सकते हैं। आप सेल्फ बिजनेस में लोगों को फाइनेंस आप वो क्यों नहीं मिल पा रही, ये हैरान की बात है कि है गवर्नमेंट का ऐसा इरादा कि जिन्होंने उनको कहा हुआ कि स्मॉल इंडस्ट्री में जाएं, स्मॉल जाके कैश कर लें, जाके बैंक से लोन ले लें, जाके और काम कर लें, लेकिन हमारे यहाँ एक एक और भी है ना कि आप क्रिएशन कोई काम नहीं है, आपस रेगुलर बेसिस सिर्फ काम है, रेगुलर चीज़ें सामने जो बहुत एक्सपेंसिव है। कोई दुकान खोलना आज के वक्त में उसको कम मिलियंस में चाहिए पैसे, ठीक है। रेंटल परचेज प्राइस इतनी हाई हो गई शहर में रहने की कॉस्ट आपकी, कि कोई नया बिजनेस करने जाता है वो इंसान इसको मैनेज नहीं कर ठीक पाता। है। ठीक है, तो चलिए। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम बढ़ रही हैं आए प्रॉब्लम दिन बढ़ शहर रही के है। अंदर। ठीक है। नहीं मोहन साहब, कोरोना पे जाने से पहले सूरत हाल जो है वो पता नहीं कैसी थी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो माजी में सूरत हाल रही है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो हुकूमत को जब चार्ज मिला तो बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, उससे न बर्दाश्त थे, फिर कोरोना का सामना हो गया। माफ़ कीजिए। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने है, आप क्योंकि एक सियासी वर्कर हैं, आप जायज़ा ले रहे हैं तमाम चीज़ों का, आप क्या राय रखते हैं? जैसे भाई ने कहा कि जॉब क्रिएशन जो है वो सूबों का मामला हो गया, 18वीं आईनी तरमीम के बाद ज़्यादा खुद मुख्तार हैं, उनकी ज़्यादा जिम्मेदारी है महंगाई को काबू करना और इस तरह के दीगर मामलात, लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं की जा सकती। फरमाइए। बिस्मिल्लाह यासर भाई, बात ये कि चाइना ने बिजली बनाई थी कचरे से ना। इस मुल्क के अंदर हुकूमत जो इस वक्त बनी है ये भी कचरे से बनी हुई है। ठीक है। अब मैं मिसाल आपको दूं, सुनामी आएगा आएगा सबको भाग के ले जाएगा। अच्छा, मैं खुद जो है खौफजदा था, क्योंकि लाजमी सी बात है, पत्नी कौन सी सुनामी की बातें करते थे, और सुनामी जो है वो इस मुल्क के अंदर जो है वो कुछ कर देगा आप सोच भी नहीं सकते। फिर सुनामी हमने देखा, सुनामी आया 2018 के अंदर। सुनामी जो आया ना, सुनामी का जो पानी था, आप ये देखें कि लोटों ने पानी भरा, यानी लोटों से पानी भरा। इस वक्त जो कचरे से बनाई हुई हुकूमत है उसमें तकरीबन 70-80% लोटे हैं। ये इनकी अपनी जमात के नहीं है, दीगर जमातों से इकट्ठे किए उन लोटों से इस मुल्क के अंदर पानी लेकर आए। और कमाल ये, इन लोटों का अगर मैं बात करूँ, ट्रेन का इंजन जो है ना चेंज हो गया है।
बोगियाँ सारी पुरानी हैं। इंजन से मुराद ये है कि इस वक्त वज़ीर आज़म साहब जो है ना वो जो है वो नए हैं और बोगियाँ सारी पुरानी हैं। और आप और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे 2018 के इलेक्शन के अंदर जो कुछ इस मुल्क के साथ हुआ, जो खिलवाड़ हुआ इस कौम के जो वोट के साथ खेला गया, 2018 का इलेक्शन में समझता ये हूँ कि ये कोरोना से ज़्यादा ख़तरनाक था। और ये कोरोना से ज़्यादा इसलिए ख़तरनाक था कि कोविड-19 के अंदर इनकी एक वज़ीर से पूछा, मौसूलाती वज़ीर से पूछा कि ये बताएं कोविड-19 क्या है, तो उसने जवाब दिया कि इसमें 19 नकात हैं। 19 नकात में बुखार भी है, नज़ला भी है, ज़ुकाम भी है, और इसके अंदर नकात उसने बताया सारे। उसने कहा जी नकात क्या होता है, ये तो कोविड-19 2019 के अंदर आया। बोला अच्छा फिर मुझे मेरे इल्म के अंदर नहीं है। जब ऐसे नाहल लोग इस मुल्क के ऊपर जब मुसल्लत हों, जब ऐसे लोग उस मुल्क में मुसल्लत हों, कभी जो कौंसलर के इलेक्शन ना लड़े हों, कभी उनको ये नहीं पता कि हल्के के मसाइल क्या हैं, इलाके के मसाइल क्या हैं। जैसे भी आपने एक इंट्रो में बताया कि एक वज़ीर इनके जो है वो फैसला आना है, तफसीली फैसला आना है। ये वो वज़ीर हैं जो कभी इलेक्शन लड़ने से पहले कचरे पर बैठकर यकीन करेंगे कि सियासत करते थे, गंदे पानी पर खड़े होकर सियासत करते थे, गंदे पानी को हाथ में उठा के, अगर फैसलवाड़ा की बात हो रही है तो 249 के इलेक्शन से पहले वहाँ गंदा पानी उठा के बताता था कि देखें ये हमारा नसीब है, ये कुछ हमें मिला है। फिर एक और वज़ीर इनका कराची से बना, वो गटर की सियासत करता था, गटर के ढक्कन चोर को यहाँ एक कराची वालों ने उसको जो है वो एजाज़ी एक डिग्री दी थी कि उसने ऐसी सियासत की, ढक्कनों की सियासत की, और ढक्कनों की सियासत कर करके वो भी एक वज़ीर बन गया इस मुल्क का। अब वज़ीर तो बन गए, बात ये है कि जिनको ये नहीं पता कि इलाके के हल्के के मसाइल क्या हैं, उनको ये नहीं पता कि लोग इस वक्त किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, उनको ये एहसास नहीं है कि लोग इस वक्त महंगाई की सूरत हाल से कैसे गुजर रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि बात ये है कि इस वक्त बेरोज़गारी बढ़ गई है, गुर्बत बढ़ गई है, महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। तो आप मैं किससे एक्सपेक्ट करेंगे कि इस मुल्क का जो है वो हालात ठीक की तरफ कोई लेके जाएगा। सूरत हाल इस वक्त मुल्क की ये बनी हुई है कि कहीं पर अगर आप इंडेक्स पे चेक करें कि हुकूमत हमारी कहती है कि 8.9 इस वक्त महंगाई बढ़ी है, लेकिन मुल्क कुछ हलकों में अगर आप देखें तो वो 12 की बात कर रहे हैं, 16 कुछ की बात कर रहे हैं। महंगाई ज़रूर होती है, इसमें नो डाउट कोरोना के अंदर महंगाई हुई है, लेकिन दीगर ममालिक की जब आपका वज़ीर आज़म खड़े होकर बताए कि बरतानिया के अंदर महंगाई इतनी हो गई है कि आज सूरत हाल ये कि वहाँ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल है, ये नहीं बता रहा कि महंगाई के साथ उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई गई हैं, उनके जो वेजेस थे वो भी बढ़ाए गए, कोई दिहाड़ी तबका कोई था तो उसकी दिहाड़ी भी बढ़ाई गई है, अगर कोई पेंशन होल्डर था तो उनकी पेंशन भी बढ़ाई गई है। तो ये जो मिसालें देते हैं ना, ये नेगेटिव मिसाल तो ज़रूर देते हैं, लेकिन पॉजिटिव थिंक में नहीं लेकर आते कि पॉजिटिव थिंक क्या है। फिर जैसे मेरे भाई ने अभी कहा कि सूबों की जिम्मेदारी है कि नौकरियाँ देना, मुझे कोई ये बताए पेट्रोल के रेट, अगर कोई ये कहे कि सूबा जो है वो पेट्रोल के रेट बढ़ाता है तो फिर मेरा ख्याल है मुझसे वो डिबेट कर ले। कोई ये बताया कि गैस के जो रेट है वो जो है वो सूबा कोई बढ़ाता है तो मुझसे आके डिबेट कर ले। कोई ये बताया कि अतवाद की जो कीमतें हैं उसके फैसले जो है वो सूबाई हुकूमतें करती हैं तो आज हम मुझसे वो भी डिबेट कर ले। अगर बात ये है कि जो मेन चीज़ें इस मुल्क के अंदर जो चीज़ें बढ़ती हैं फिर उसका इम्पेक्ट दीगर सूबों में जाता है। आज सूबे खुद मुख्तियारी के साथ साथ खूब सूबे खुद मुख्तियारी के ऊपर जैसे खतकन लगा रहे हैं और जिस तरीके से आज दिन आजकल जो सदारती ऑर्डिनेंस की बातें हो रही हैं, क्योंकि आपने इंट्रो में भी बात किया, तो मुल्क के अंदर तो सूरत हाल ये है कि मुल्क को चलाने वाले 2 सेटअप इस मुल्क को जो चला रहे हैं, बल्कि 3। एक इस मुल्क को वो चला रहे हैं जो इंपोर्ट किए हुए इनके जो मुशीर हैं, मावन खुसूसी हैं, जो बैरून मुल्क से आए हुए हैं। दूसरे वो चला रहे हैं ये एम्प्लॉयज़ हैं, पेड एम्प्लॉयज़ जो कि IMF के एम्प्लॉयज़ हैं, ये नौकरी करते हैं, नौकरी करने के लिए मुल्क का इन्होंने रुख किया हुआ है और आखिर में कमा के IMF को देंगे और लपेटेंगे सामान और जहाज़ में उड़ेंगे तो अस्सलाम वालेकुम तो वालेकुम सलाम। तीसरे इस मुल्क को चलाने वाले जो निज़ाम है वो निज़ाम है आपकी सदारती ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो इस वक्त लगाई हुई है इस मुल्क के ऊपर कि आए दिन कभी एक्सटेंशन चाहिए तो ऑर्डिनेंस सदारती ऑर्डिनेंस ठक करके मारा, जी हमने तो देखो सदारती ऑर्डिनेंस पास कर दिया। जजीरों पर आना है तो सदारती ऑर्डिनेंस पास करते हैं, कहते हैं ये जजीरे भी हमारे हैं, तो ये इस मुल्क की जो मलकियत है वो भी हमारी है। तो इस मुल्क के अंदर जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है उसकी मैं समझता ये हूँ कि जो जिम्मेदारी है ना, जैसे कहते हैं ना वर्ल्ड कप 1992 का जब जीत नसीब हुई तो सारा क्रेडिट कप्तान को दिया गया, तो मैं समझता ये हूँ कि इस मुल्क के अंदर भी एक कप्तान है और वो आए दिन जो बातें करता है वो उठा के मलबा उठा के अपने वजीरों में डालता है और वो कहता है जी मैं इस वजीर को उठा के इधर ले आता हूँ, इस वजीर को उठा के वहाँ लेके चला जाता हूँ, उस वजीर को यहाँ ले आता हूँ। इस मुल्क के अंदर सूरत हाल ये है कि वजीर चेंज करने की जरूरत नहीं है, इस वक्त वजीर आजम चेंज करने की जरूरत है। आज जो उन्होंने 3.5 साल में इस मुल्क का दिवालिया निकाला है, इस मुल्क के अंदर जो गुर्बत बढ़ी है,
इस मुल्क के अंदर जो बेरोज़गारी जो है वो आलमी सतह पे चली गई है, इस मुल्क के अंदर जो महंगाई है, इस मुल्क के अंदर जो करप्शन की इंडेक्स है वो 4 पर ऊपर चली गई है, ऊपर चली गई है। इस वक्त जो सूरत हाल इस मुल्क के अंदर जो है वो बनी हुई है कि आज मैं आपको बताऊं कि अखलाकियात जो होती है ना, अखलाकियात लोगों ने छोड़ दी हैं। परेशानी का आलम ये कि इंसान जब घर से निकलता तो पहले कुरान पढ़ता था, नमाज पढ़ता था, फिर घर से निकलता था। आज आदमी जब घर से निकलता है तो सोचता है मैं चीटिंग कहाँ करूँगा, मैं चीट किसको करूँगा, मैं बच्चों का दूध कहाँ से कमाऊँगा। जब ये भी कुछ नहीं मिलता तो फिर वो पिस्तौल निकालता है। आज क्राइम रेट की अगर सूरत हाल में आपको बताऊँ कि 1 मिनट बाद एक क्राइम, बड़े क्राइम जो है वो लाहौर के अंदर, बड़े क्राइम 1 मिनट बाद बड़े हो रहे हैं। 1 मिनट के अंदर अंदर सैकड़ों की तादाद में लाहौर के अंदर वो क्राइम्स की तादाद ज़्यादा है। अच्छा, यही सूरत हाल इस वक्त कराची के अंदर, क्योंकि मेगा सिटी की मेरे भाई ने भी बात की, क्योंकि ये जो सिटी है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, या दीगर कौमियत से जो वाबस्तगी जिन लोगों की है वो सब मिल मिला के इस कराची के अंदर मौजूद है। बदनसीबी थी इस कराची का जब कराची से कैपिटल हटाया, और बदनसीबी ये थी कि कराची के साथ जुल्म किया, कैपिटल उठा के जंगल के हवाले किया, और जंगल का जो कानून था इस कराची के हवाले कर दिया। और बदनसीबी ये रही कि इस कराची के अंदर जो कराची की एक जमात थी, जिस जमात ने इस कराची का दिवालिया निकाला, 35 साल सांस लेने पर भी बात ही कि पूछा जाता था सेक्टर से, यूनिट से, कि हम क्या सांस ले सकते हैं। लोगों की माएँ जो थी दुआ करके भेजती थी कि हमारे बच्चे पता नहीं सलामत घर में आएंगे भी या नहीं आएंगे। एक कारकुन इनका कोई जख्मी हो जाए तो यहाँ 70 लाशें गिर जाती थी। एक मिस कॉल के ऊपर एक आदमी शराब पी के ड्रिंक करके कहता था बंद करा दो, तो सूरत हाल ये होती थी कराची का जो है वो टावर से लेकर आपका सुराब गोड तक ऐसा सन्नाटा इस कराची के अंदर होता था। तो ये जो सियासत कराची के अंदर जो की गई और जो मुल्क के अंदर जो सियासत हो रही है, ये दोनों का रुख एक ही है। नाप निहात जो सियासतदान इस वक्त इस मुल्क में मुसल्लद हैं, आज उसके जिम्मेदार हैं, उसके जिम्मेदार हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको जाती है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो कहते हैं ना, जब जुल्म हद से बढ़ता है ना यासिर भाई, तो मिट जाता है। तो जुल्म मिटने का टाइम आ गया है। तो आवाम को अब शऊर इमरान खान ने दिया है। अगर पेट्रोल महंगा हो जाए, कहीं पर गैस महंगी हो जाए, बिजली महंगी हो जाए, तो समझ लो वजीर आजम चोर है। तो ये शऊर जो आवाम को दे दिया ना, तो ये शऊर बेहतरीन शऊर दिया है। अब आवाम को समझ आ गया है कि इस वक्त अली बाबा 40 चोरों की टीम पूरी इस मुल्क में मुसल्लत है। तो मेरा ख्याल है इनका जाने का वक्त हुआ चाहता है। जी फरमाइए। अब उन्होंने निशानदेही की, ये तो खान साहब ने दावा किया था। अवाम को वाकई शऊर आ गया है। अवाम ने पहचान लिया है कि हमारे लिए एक फैसले की घड़ी है। मुल्क में इस करप्शन नहीं चल सकता। देखें, करप्शन जो है ना वो कौमें तबाह कर देता है। पाकिस्तान बनने के बाद 15-20 साल तो हम कहते हैं कि बहुत अच्छा रहा। जब से ये जो वडेरा सिस्टम आया है, भुट्टोइज्म आया है इस मुल्क के अंदर, उसने बेशद करप्शन को जन्म दिया है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नाम है जिसका मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, जब सियासत की बात हुई मुस्तकिल, मैं एनालिसिस कर सकता हूँ ना। मुझे पता है कि जब आप कौमें बिगड़ी कहाँ से, जब खुदगर्जी बढ़ी है ना, अपने लिए खुदगर्जी बढ़ी, तो वहां से फैसले गलत होना शुरू हुए। ठीक है, मुल्क डिवाइड हुआ खुदगर्जी से। सिर्फ पाकिस्तान में ही है या पूरी दुनिया में होता है? देखिए, मुल्क हमारा टूटा है, जंगे हमने लड़ी हैं। हम दुनिया के एग्जाम्पल नहीं देंगे, हम इंटरनल एग्जाम्पल देंगे। जहां हमारे साथ मुल्क के साथ हुआ है वो जास्तियां इस तरह से हुई हैं कि मुल्क डिवाइड हुआ, और वहां पे सियासत ने देखिए सियासत ने अपना रंग लिया। वडेरा सिस्टम आया, चौधरी सिस्टम आया, मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ आया। उसमें क्या हुआ कि डिवाइड होते गए, और डिवाइड एंड रूल आया। जो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों ने किया था हमारे साथ, वही सियासतदानों ने लेके आए। मुल्क डिवाइड किया, उसके बाद लैंग्वेज पे डिवाइड कर दिया, मजहब पे डिवाइड कर दिया कौमों को। तो तरक्की कहाँ से, कौम कहाँ बनेगी? हमें आज भी सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए कि एक कौम तो बन जाए पहले। सुबाइयत खत्म करें, लसानियत खत्म करें, ये आपस में खुद कर सकते हैं। देखिए, आप एजुकेशन या शऊर किसे कहते हैं, आप लिटरेसी किसे कहते हैं? हमें खुद को शऊर आना चाहिए कि हमें फैसले अपने लिए खुद करना चाहिए। कौमें खुद बनती हैं, सियासतदान नहीं बनाते ये। मैं भी पॉलिटिकल बन जाऊँ, वर्कर बन जाऊँ, मैं भी अपनी पार्टी को डिबेट करता हूँ, डिफेंस करता हूँ। बात इसकी नहीं है, बात हम कर रहे हैं बैठ के कौम की, मुल्क की परेशानी की। ठीक है, हमारे लिए आज क्या प्राइज है, हमें जो प्राइज है वो दिखने चाहिए, लोगों को एजुकेट करना चाहिए। हमारी महंगाई सबसे बड़ा है। महंगाई के लिए क्या है, हम सेल्फ खड़े हों, सेल्फ अपने आप को देखें कि हमारे पास रास्ते कौन से बिजनेस करने के, कौन से। कोई भी हुकूमत घर जाके पैसे नहीं दे सकती। मैं अभी इस बारे में घबराना भी नहीं। ब्रेक के लिए जो है वो कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।
बात कहाँ से होकर प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ सियासी मामलों के हवाले से, और ख़बरें भी जो इस वक्त हैं उसके हवाले से भी बात कर रहे थे। सियासी जोड़ तोड़ का जो है वो सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू हो चुका है। अपोजिशन की जानिब से जो है वो काफ़ी मुलाकातें हो रही हैं। गुज़िश्ता रात भी ये सिलसिला जारी रहा और ख़बरों में इतनी दफ़ा हम चला चुके हैं, अब तो यकीनन जिन्होंने नहीं भी देखा होगा अब देख चुके होंगे। तो बहरहाल अब ये जो डायरेक्शन है ये किस तरफ है, अपोजिशन क्या सोच रही है और मामला जिस तरफ जा रहे हैं उस पर हम बात कर रहे थे। सलमान बेग साहब तशरीफ़ फरमाए। सियासी मामलात में भी कोई इससे काम नहीं आया। अब सवाल आपकी खिदमत में ही रखूँगा, मौशी मामलात अगर ठीक होते तो शायद ये सारे मामलात जो है वो सर नहीं उठाते, लेकिन ना मौशी मामलात सही हुए, ना सियासी मामलात ठीक हुए, ना अभी तक कोई कैबिनेट के अंदर कोई वो हमें नज़र आया कि जनाब आए दिन किसी की कारकर्दगी के हवाले से सवाल उठाया तो जनाब इसका पोर्टफोलियो तब्दील कर दो। वो एक म्यूज़िकल चेयर चलता रहा। अब बार बार ये बात कही जा रही है कि पानी सर से ऊंचा हो चुका है, इट्स टू लेट ऑलरेडी। अब अगर आप डिलीवर करने की कोशिश भी करें तो वक्त इतना कम है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो आवाज़ें आ रही हैं, सदारती निज़ाम ले आएँ तो मामला ठीक हो जाएंगे, मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं दफ्तर में बैठा सब कुछ देख रहा हूँ। इन सारी बातों की अब क्या ज़रूरत है, ये फरमाइए। देखिए, बात उनकी सही है एज अ प्राइम मिनिस्टर के लेवल के हिसाब से कि वो प्राइम मिनिस्टर वाकई उनके हाथ बंधे हुए हैं और वो अपने तौर पे कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बेसिकली जो असेंबली है वो इतनी कमज़ोर असेंबली मिली है किसी निज़ाम को चलाने के लिए। कमज़ोर इन सेंस में कि आपके पास नंबर ऑफ जो गेंद है असेंबली के मेंबर्स नंबर पूरे नहीं हैं, नंबर जो है वो इतने क्लोज हैं कि जहां आप कोई आईनी फैसला कर नहीं पाते। ठीक है, आईनी चेंजेस नहीं कर पाते। जैसे 18वीं तरमीम का था डे 1 से, और उससे पहले भी डिबेट हुई थी। इलेक्शन का मोटो यही था सारा का सारा कि मुल्क में आइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव वे में लेके आएंगे और मुल्क को एक यूनिट बना के चलेंगे, जैसे पहले निज़ाम था हमारा। फिर सूबे अंडर रहते हैं, हर सूबा जवाब दे होता है फेडरेशन को, फेडरल को आपको जवाब दे होता है, फिर एक यूनिट बन के काम चलते हैं। अब एक इंडिया डिवाइड कर दो कोई भी तोड़ देगा ना, निज़ाम नहीं चलता। एक यूनिट चले, एक लीडर हो, उसका निज़ाम उस तरह चलता है। फिर आप पकड़ सकते थे किसी भी प्राइम मिनिस्टर को बैक से कि भाई आपने इस सूबे का, इसमें आज भी देख लेना प्राइजेस, सिंध की प्राइजेस अलग हैं, अंदरूनी सिंध की, कराची की प्राइजेस अलग हैं, पंजाब की अलग है। महंगाई का जरा जवाब देना कि अगर कोई सियासी मामलात या कोई कानून साजी करनी होती है दुनिया में कहीं पे भी, सिंध के अंदर भी अगर कोई कानून साजी हो रही है, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाता है, वो भी पब्लिक के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, पार्लियामान तक पहुँचे हैं, फिर उनके साथ गुफ्तो शनीद होती है, उनके सामने मामलात रखे जाते हैं, फिर उनको कन्विंस किया जाता है। ये एक तरीक़ाकार होता है, एक सियासी तरीका होता है जिसमें एक सियासी मूव बनाई जाती है। लेकिन वो तो यहाँ पे नज़र ही नहीं आया शुरू दिन से, जब ये बात हो रही है कि ये सारे चोर हैं और यहाँ जो बैठे हुए हैं ये सारे फरिश्ते हैं। जब ये सोच लेकर पार्लियामान में जाएंगे तो चाहे कितनी ही अक्सरियत क्यों न आपके पास हो, आपके पीछे जो लोग बैठे हुए हैं वो भी अब सवाल कर रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये मामला किस तरफ ले जा रहे हैं, कैसे मामला आगे बढ़ेंगे, ये तो बताएं। ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी का मुजाहरा किया किसी स्टेज पे शुरू दिन से लेकर आज तक, माँ सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के वो जो फौज रखी हुई है तर्जुमानों की, वो बैठ के सुबह से शाम तक जिस तरह की बातें कर रहा है, उसके अलावा आपके पास देने के लिए है क्या आवाम को, ये तो बताएं। ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी है। देखिए, ये मैं उस सेंस में बात नहीं करूँगा कि मैं पॉलिटिकल वक्त तो हूँ नहीं, मैं तो अपने मुल्क के निज़ाम की सिस्टम की बात करूँगा। हमारा यह मसला ये हुआ कि किसी को जब एक प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक दूसरे शक्ल आके देखी हमने एज इमरान खान की शक्ल में, और कौम जानती है कि वो करप्ट आदमी नहीं है। हमें एक अच्छा लीडर मिल गया था कौम को, और लेकिन बात ये है कि जब उनको निज़ाम मिला, पहले भी वो बात करते थे कि निज़ाम सही करूँगा, मैं करप्शन को ख़त्म करूँगा, करप्ट लोगों को ख़त्म करूँगा, लेकिन कोर्ट में केस पहले से इतने ही चल रहे थे, तो वो किससे बात करते? अगर सपोज को प्राइम मिनिस्टर, मैं कहता हूँ, अगर शहबाज शरीफ से मिलके, ज़रदारी साहब से मिलके या फजलुमान से मिलके केस डील कर रहे होते, बात कर रहे होते, तो बात यही आती कि एनआओ दे डील चल रही है, कोर्टों में केस चल रहे हैं। निज़ाम देखिए, निज़ाम को अपोजिशन कहाँ होती है, ये किस किताब में लिखा है, आपको किसने बताया कि अपोजिशन से डायलॉग को डील कहा जाता है? मैं सिर्फ अपने तौर पे जो केसेस जो दिख रहे हैं हालात सूरत मुल्क के, उसके नज़र में बात कर रहा हूँ। फिर दूसरी बात ये है कि जब मेजोरिटी में जब कोई एक लोग हाथ मिला के बैठ जाए और गवर्नमेंट के खिलाफ ही काम का अगेंस्ट, डे 1 से हमने सबने देखा कौम ने कि उनको असेंबली में उनकी माइंड रीड करने नहीं दिया कौन को, कि माइंड रीड करें, उनका कहने का मतलब क्या है, उनको बात करने नहीं दी गई, ना उनके साथ मेच्योरिटी अब दिखाते हैं कि आप उनसे बैठ के बात करते हैं। अब अपोजिशन
वेलकम करती है उनको कि एक नई टीम आई है, नई पार्टी आई है, उनके साथ मिलके चलते, क्योंकि उन्होंने हुकूमतें की हुई हैं, एडवाइजर बनते। आपने बोला कि इनको 6 एडवाइजर महीने, बन जाती हुकूमत की। क्योंकि आप देखें आपने निज़ाम को लेके चल रहे थे, एक नई टीम आई, नए लोग आए, नए प्राइम मिनिस्टर आए, जिनको पॉलिटिकल अपना तो था बैकग्राउंड के 22 साल की मेहनत के बाद वहाँ पहुँचे या उन्होंने लेकिन एक मुल्क को संभालने के एक दरवाज़ा खुलते हैं, अंदर क्या निज़ाम चल रहा है, क्या कैसी से वो कैसे मानते हैं आप, कैसे देखते हैं? तो आप अगर अपने अपने आप को न्यूट्रल रख के पापोजिशन बात करती और निज़ाम लेके चलती कि चले हाँ मैं आप अपना सियासत ख़त्म करके एक मुल्क के लिए काम करते। देखिए एक आदमी काम करोगा 10 अलग नेगेटिव बात करेंगे, कैसा निज़ाम चलेगा? आप यही ना, आप मेजोरिटी दिखाएं कि आप उनसे बैठ के निज़ाम चलवाते हैं, उनसे बैठ के बात करते हैं। हाइपोथेसिस है उसकी तरफ आप निशानदेही कर रहे हैं कि वहाँ पर ये सारी सिचुएशन होती है। देखें उसके लिए बहुत हाईली लिटरेट, बहुत ही क्वालिफाइड, बहुत ही, यही तो कमजोरी हमारे निज़ाम की, हमारे मुल्क की, हमारे लोगों की, कि हम अपने को बचाने के लिए खुद गर्जी में मुल्क का निज़ाम छोड़ देते हैं, मुल्क को छोड़ देते हैं, के अंदर काम करना होता है। बहरहाल अब ये तो एक बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। आपने कहा कि हर चीज़ आइडियल हो, जब हर चीज़ आइडियल हो जाएगी तो फिर तो किसी चीज़ की ज़रूरत रहेगी नहीं ना, मसाइल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। दस्तियाब ऑप्शन में जो काम किया जा सकता था, मैं उसकी तरफ बात कर रहा था। बताइए नहीं मामान साहब, इन्होंने भी ठीक कहा कि अपोजिशन समझदारी का फ़ैसला करती है। अपोजिशन अगर हुकूमत कोई फ़ैसला लेने में नाकाम होती है तो तजावीज़ देती है। बजट के हवाले से अगर कोई बजट में उनको खामी नज़र आती है तो एक शेडो बजट बना के देती है। लेकिन ये सारे मौज़ूद माशरों के अंदर बड़े डेमोक्रेसी, जहाँ पे बड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम राइज होता है, वहाँ ये सारी प्रैक्टिस होती हैं। यहाँ तो सिवाय किरदार कुशी के, लान तान करने के, ये करने के, वो प्रोसीडिंग्स और कुछ है ही नहीं। फरमाइए। अच्छा, पहले तो जैसे मैं कहा कि इमरान खान साहब जो है नहायत ही शरीफ आदमी है और कोई दागी नहीं है और चोरी नहीं करते। मैं बताऊँ आपको, कमाल ये है कि इस वक्त इमरान खान खुद चोरी नहीं करता, उसने चोर रखे हुए। और ये बात आपको पता लगी कि जब इलेक्शन गुजर जाएंगे ना, जब इनका टर्न ओवर गुजर जाएगा, इलेक्शन आएंगे, तो उस वक्त अंदाज़ा हो जाएगा आपको कि सिलाई की मशीनें कैसे बनाई गई, सिलाई की मशीनों से पैसा कैसे बनाया जाता है और कहाँ कहाँ कितना पैसा जो है ना ट्रांसफ़र हुआ है। अभी तो खैर बहरहाल फ्रंट पे नहीं आता, समझदार आदमी है और वो समझता है चीज़ों को कि बात ये है कि मैंने कैसे सिक्योर करना है अपने आप को। बात ये कि ये वज़ीर आज़म वो वज़ीर आज़म है कि मैं खुद भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वाकई में इस मुल्क के अंदर जो इन्होंने नारे दिए थे इस कौम को कि 1 करोड़ नौकरियाँ, 50 लाख मकान, आफिया सदीकी को लाना, ये 100 दिन 90 दिन का इनके प्लान थे। गवर्नर हाउस गिराना, PM हाउस को गिराना, लाइब्रेरी बनाना, गवर्नर हाउस को गिराना, यूनिवर्सिटी बनाना, IMF के पास नहीं जाएंगे, हम खुदकुशी कर लेंगे, गरीब आदमी बगैर इलाज नहीं सोएगा, इतने अस्पताल हम बना देंगे गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर कि प्राइवेट जो है वो अस्पताल जो है वो बंद हो जाएंगे और स्कूल जो है उनकी तादाद, इंस्टीट्यूशनों की तादाद गवर्नमेंट सेक्टर में इतना हम रिफॉर्म लेकर आ जाएंगे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सर पकड़ लेंगे। सूरत हाल ये कि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे और कौमी असम्बली के अंदर वाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जब इमरान खान साहब हल्फ ले रहे थे तो बिलावल साहब ने कहा था कि अगर तो आपने जो कौम को ये 90 दिन का प्लान दिया है, अगर आप कामयाब होते हैं तो हम आपके साथ खड़े हैं और अगर आप नाकाम होते हैं फिर भी हम आपके साथ खड़े हैं। और इसी तरीके से अपोजिशन दीगर जमातों के जो हमारे शहबाज शरीफ है उसने भी कहा था कि आओ और मिल के जो है वो मैशत बैसा के मैशत को हम ठीक करते हैं, मैशत के हालात को ठीक करते हैं। और जब हल्फ लिया वज़ीर आज़म जब हल्फ लेता है ना तो वो हल्फ ये नहीं लेता कि मैं छोड़ूंगा नहीं, हल्फ लेता है इस मुल्क की मैं खिदमत करूंगा, इस मुल्क को बेहतरीन मंसूबे दूंगा, इस मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता हूँ और आगे बढ़ूंगा, इस मुल्क को हर वो चीज़ इस कौम के साथ में खड़ा रहूँगा। वज़ीर आज़म साहब की जो शुरू दिन से जो स्टांस है ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जाऊंगा और पाकिस्तान में इनकी टीवियाँ उतारूंगा, इनके AC उतारूंगा। और आज 3.5 साल के अंदर आज सूरत हाल ये है कि एक इदारा इन्होंने बनाया तो खैर वो था मुशर्रफ ने, आज वो इदारा इतना इम्प्लीमेंट कर दिया। सूरत हाल ये है कि कोई भी सूबा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। सूबे की अगर मैं बात करूँ, सूबा सिंध के अंदर क्योंकि सूबे खुद मुख्तियारी है, सूबे खुद मुख्तियारी करने का मतलब ये था कि तमाम सूबे अपने जो है वो सूबे खुद मुख्तियारी में चले जाएं और जो बेहतरीन मंसूबे दे सकते हैं जो है वो मंसूबे जो है वो दें। वज़ीर आज़म कितना ही अच्छा होता कि पहले दिन कहता तमाम सूबों को कि जहाँ जो जीता है तो वो उस खिदमत करे और अच्छे जो है वो मंसूबे दे, अच्छे प्रोजेक्ट दे। यहाँ सूरत हाल ये कि छोड़ूंगा नहीं। देखें निज़ाम अल्लाह है कि ना, तो निज़ाम चलाता है। या सिर्फ 2 होते हैं ना अल्लाह, तो निज़ाम नहीं चल सकता था कभी भी। घर में बाप एक होता है, घर चलता है। जिस घर में माँ बाप बने, औलाद बाप बने, वो तबाह हो जाता है। तो यहाँ सब बाप बने हुए। इस वक्त बात ये है कि ये किराए के तर्जुमान जो बिठाए हुए ना, ये सारे माँ बाप हैं। ये सारे इनका है कि जो है वो स्टांस है, हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। फिर बात ये है कि यहाँ चल रहा है 1 मैन शो। 1 मैन शो को जिस तरीके से अपने आप को वो
जो है वो कुछ मनवाने की कोशिश कर रहा है। मैं समझता ये हूँ कि बेहतर ये था कि मुल्क की बका की बात करते, ठीक है, मुल्क की सलामती की बात करते, मुल्क के अंदर जो है वो वक्त की लोगों को जरूरत थी। रोजगार की बात करते। ठीक तो है, यहाँ छोड़ूंगा नहीं तो नहीं छोड़ूंगा, तो फिर जो सूरत हाल है तो आपके सामने। ठीक है। अच्छा, गुफ्तगू जारी रहेगी, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ सियासी मामला के हवाले से। अब जनाब ये कुछ देर पहले चीज़ सामने आई है कि मामला को हल करने के लिए जो निज़ाम वज़ा किया गया है, शायद उससे नताइज जो है वो नहीं बरामद हो रहे, और यही मामला भी कुछ देर पहले भी ज़ेर बहस था। जी नाम, आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करते हैं आप, ज़रा हमारी मालूमात में इजाफा कीजिए कि अब ये जो बाकी मानदा जो टाइम है, अब तो सर्वाइवल का टाइम आ गया है ना, अब तो क्योंकि डिलीवर जब आप नहीं करते तो फिर आप किसी ना किसी तरह बस टाइम पूरा करते हैं। अब तो ये बात हो रही है कि अब जनाब आपके पास ऑप्शंस जो है वो सारे ख़त्म हो गए, क्या किया जाएगा? फिर बड़ा कॉन्फिडेंस है माशाल्लाह जिस तरह की अगली बारी भी मेरी होगी। कौन बता रहा है ये बातें और क्यों ये बातें की जा रही हैं, ये फरमाइए। देखिए, निज़ाम बाकी नहीं चल रहा। जिस तरह की हालात हैं, जिस तरह के हमारे पास जुडिशरी है, मैं तो जुडिशरी को भी कहूँगा, केसेस को प्रोलॉन्ग जाएँ, डिले हो रहे हैं, नतीजा आ नहीं रहा, अकाउंटेबिलिटी उस तरह से हो नहीं रही, कैपेबिलिटी नहीं है। अब नेक्स्ट में हम बात कर रहे थे कि जुडिशरी की या गवर्नमेंट के पास ऐसे लॉयर्स नहीं हैं जो केस को, या शॉर्टेज ऑफ लॉयर्स हैं जो केस फॉलो नहीं करते, या उनकी एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, वो क्वालिफिकेशन अच्छी नहीं है जो वो सही से केस अपना लड़ सकें और उसको आखिर नतीजे तक पहुँचा सके उसको। यहाँ पे बस कहते हैं कमज़ोरी को लोगों ने उसको यूज़ करना शुरू कर दिया है अगेंस्ट द गवर्नमेंट या अगेंस्ट द निज़ाम। निज़ाम जुडिशरी भी फैसला कहाँ करेगी जब उसके पास एक पूरा क्लियर आएगा, वो केस क्लियर होके जाएगा, वॉश होके, और बोले ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन डिफेंडर इतना बड़ा वकील होता है, इतना बड़ा बैरिस्टर होता है कि वो उसको उसमें भी नुक्स निकाल के उसको डिले टैक्टिक्स से वो पूरा निज़ाम को भ्रम कर देता है। तो वहाँ पे निज़ाम जो है चल नहीं पाता। फिर हमारा जो है इन्वेस्टिगेशन जो है हमारी, वो बहुत कमज़ोर है। निज़ाम को देखें, बुनियादें होती हैं या पिलर्स होते हैं, जब पिलर्स आपके मजबूत ना हो, पिलर्स खौफजदा हो लिखने में, बात को आगे पहुँचाने में, केस को फाइंडिंग तक लेके एंड तक पहुँचाने में, या अब जाके फाइनल स्टेज के ऊपर जितना हम देखें निज़ाम के अंदर कि कितने बड़े बड़े नाम है जो कोर्टों से बरी होते जा रहे हैं। 5 साल के अंदर निज़ाम वज़ा नहीं कर सकती कोई देखिए, हुकूमत? निज़ाम वज़ा के लिए मैं फिर वही कहूँ तो मेजोरिटी चाहते हैं, चाहिए होती है आपको लॉ एंड ऑर्डर में तब्दीली करनी होती है, जुडिशरी में तब्दीली चाहिए, निज़ाम को बदला जाए, उसके लिए कोशिश करनी थी, ना कि देखिए, इक़्तिदार के यही लिए हमें थोड़ा सा अफसोस होता है कि ये 3.5-4 साल गुजर गए हैं। नहीं, मैं तो इस वजह से सवाल आपके सामने रख रहा हूँ ना, क्योंकि मैं जब एक पॉलिटिकल पार्टी जो हुक्मरान जमात है, ये कोई जमात नहीं है, पहले तो याद रखें, ये एक तहरीक है जिसका नाम है तहरीक इंसाफ, इंसाफ की तहरीक। तो जब इंसाफ की तहरीक चलाई जा रही थी तो ये जो सारे नकाइस हैं इसके बारे में इल्म नहीं था, और सबसे पहले होना क्या चाहिए था? होना तो ये चाहिए था कि इसी के ऊपर सबसे पहले काम करते, लेकिन नहीं हुआ। कौन करेगा ये? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, एग्री विद यू यासिर, कि निज़ाम चल नहीं पाया। 3.5-4 साल के अंदर जो तहरीक को देखा था, तहरीक पाकिस्तान जिस तरह से आई थी और पाकिस्तान बना माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कायम दायम रहेगा ये पाकिस्तान इंशाल्लाह। हमें वो एक निज़ाम नहीं मिल सका आज तक 70-75 सालों के अंदर कि जिससे एक अवाम को बेनिफिट मिलता, वो रोटी कपड़ा मकान के नावों से निकल के कौम बनती, वो और कौन एक देगा? मैं निज़ाम वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वो क्या IMF देगा? देखिए, यहाँ यही तो होती है, दूसरे लोग बेनिफिट कैसे उठाते हैं हमारी कमजोरी से, हमारी फाइनेंशियल कमजोरी से, ठीक है, कि वो जब देखते हैं घर के इतने झगड़े हैं और क्राइसिस हुई हुई है, वही पहले आपको सॉफ्ट लोन देते हैं, वही नज़ार को कमजोर करने के लिए भी आगे आते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब वक्त मेरे पास कम है, मैं चाहूंगा आखिरी जुमला बस नहीं मामान साहब से इसके बारे में कमेंट करते हैं। भाई मैं आपसे क्या पूछूं, अब आप देखिए, निज़ाम के अंदर जो है वो रेट आपकी होना बड़ा लाजमी है। अब बात ये कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, और नशेमन कौन है? खुसरो बख्तियार कौन है? जहांगीर तरीन कौन है? ये तो वो लोग हैं जो इसकी अपनी काबीना के हिस्से हैं, और जो करप्शन के आलमी रिकॉर्ड उन्होंने कायम किए, अदवाद माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया, ये जितने भी लोग हैं इनके अपने जो है वो जो इनके पास मौजूद हैं। बात ये कि ये मुल्क 24 से 26 साल जो है बगैर आइन के ये मुल्क चलता रहा। इस मुल्क के अंदर जब आइन दिया गया तो आइन के अंदर लाजमी सी बात है, कानून भी बनाया गया, रूल ऑफ लॉ भी बनाया गया, पार्लियामेंट की बालादस्ती बनाई गई, और हर चीज़ का कानूनी तरीके से
किताबचा बना के दे दिया गया कि अब ये निज़ाम चलेगा। बात ये कि कायद-ए-आज़म ने कौम बन के तो इस मुल्क को बनाया, लेकिन बात ये कि उसके बाद कुछ लोगों ने इस मुल्क को हजूम बनाया, आपको मुझे बांटा, तू सिंधी माजिर बलोच ऐसा बांटा कि आज सूरत हाल ये है कि बलूचिस्तान अगर गैस देता है ना तो जहाँ लकड़ी पे खाना बनता है, KPK से पानी आता है तो कुएं से पानी बेचारे भरते हैं। बुनियादी जो हमारी ज़रूरियात हैं वो लोगों को लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। और सूरत हाल ये है कि इस मुल्क के अंदर अगर मैं बात करूँ, अगर 34 साल इस मुल्क के अंदर अगर पार्लियामेंट का निज़ाम चला है तो बाकी निज़ाम 36 साल 37 साल किसी और ने भी इस निज़ाम को चलाया है। तो दुनिया के अंदर अगर निज़ाम चलाना है, ये निज़ाम को लेके चलना है, तो फिर बात ये कि 1 यूनिट निज़ाम चलना चाहिए। 1 यूनिट जब निज़ाम चलता है, जब बात ये कि आमरीत नहीं आती जमहूरियत आती है, तो जमहूरियत अपना काम करती है। आज इंडिया में जाए ना, आज उनका GDP रेट उठाएं और हमारा GDP रेट उठाएं, ये वाहिद वज़ीर आज़म है जिसको मैं आपको बताऊं कि ठीक मिला मुल्क का निज़ाम। अभी मैं बताऊं, मुल्क के अंदर खाना जंगी नहीं थी, मुल्क में ड्रोन नहीं थे, मुल्क के अंदर टारगेट किलिंग नहीं थी, जो है मुल्क के अंदर बिजली का निज़ाम ठीक मिला, रोडों के जाल मिले, रेलवे का निज़ाम ठीक मिला। ये वज़ीर आज़म वो जिसको सब कुछ ठीक मिला, जो ठीक मिला उसके बाद इस मुल्क के साथ क्या किया। आज बिजली कहाँ है, गैस कहाँ है, आज रोडों की सूरत हाल क्या है, आज मंसूबे कौन से हैं, अंडे मुर्गी कट्टे WC'याँ, फिर लंगर खाने, लंगर खानों के बाद फिर तेल से जो है वो जैतून के तेल से मैशत ठीक होगी। फिर बात ये है कि भंकाश होगी तो ये मुल्क की मैशत ठीक रहेगी। लूंगा, कौम के लिए बहुत अच्छी खुशआइन बात थी कि उन्होंने सब ये ड्रोन डीलें सब कुछ आके उसने ना बंद किया। इस मुल्क की खुदाई दिखाई इमरान खान ने, सबको उन्होंने बंद किए। स्टेट लाइन उन्होंने दी कि पाकिस्तान के अंदर आज के बाद से निजाम नहीं चलेगा, डील नहीं चलेगी कोई भी। पाकिस्तान ने अपनी बाउंड्रीज बंद चलते हैं जाके इसमें दूसरी बहस शुरू हो जाएगी। वक्त मेरे पास खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया सलमान भाई, टाइम जो है वो मेरे पास खत्म हो गया। ब्रेक की तरफ जाना होगा, ब्रेक के बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट है सेहत के हवाले से वो जारी रहेगा। आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।